नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आप लोग के पास कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेक्टरल फंड। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्टिव पैसिव फंड्स देखे, हम लोगों ने क्लोज इंडेड सर्टेन फंड्स देखे, हम लोगों ने पहले ही देखा था किस तरह से डेट फंड्स अलग अलग एसेट क्लास के हिसाब से अलग अलग फंड होते हैं। अब पर्टिकुलरली जब हम इक्विटी फंड की बात करते हैं तो उसमें कैप के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक फंड साइज फंड होता है वो होता है सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि ये फंड किसी विशेष सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करती है, यानी कि कोई भी फंड उसके नाम से अगर आप देखेंगे तो उसी सेक्टर में पैसा जाता है जिस सेक्टर से उसका नाम है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एक सेक्टर है, यानी कि अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर फंड में पैसा रखेंगे तो वो पैसा किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे, तो वो पैसा बैंक और फिनेंशियल कंपनीज या फिनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनियों के शेयर्स में ही पैसे इन्वेस्ट होंगे। सिमिलरली अलग अलग तरीके के और कई सारे सेक्टर्स फंड होते हैं। इन सेक्टर्स फंड के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स है। मीन्स चूंकि एक ही सेक्टर में पैसा लगाता है तो निश्चित रूप से रिस्क काफ़ी हाई होता है। अगर वो रिस्क को आदमी को लेने की क्षमता हो तो रिवार्ड की भी संभावना बहुत अधिक होती है। क्यों कि जब एक ही सेक्टर में पैसा लगता है तो क्या होता है कि अगर वो सेक्टर चल गया तो निश्चित रूप से पैसे बहुत अधिक बनते हैं, मगर अगर वो सेक्टर किसी कारण से नहीं चला और किसी कारण से वो सेक्टर्स में कंडीशन किसी कारण से नेगेटिविटी आई तो सबसे बुरा रिटर्न्स की भी गुंजाइश होती है, नेगेटिव रिटर्न्स की भी गुंजाइश होती है। तो जब भी इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें तो अपने रिस्क को समझें, तभी इस फंड में इन्वेस्ट करें। सिर्फ किसी से सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं। अपने रिस्क को, अपने टाइम होराइजन को और सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों को समझते हुए करें। हम लोग का मानना है कि जब आप ब्रॉड अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो एक छोटा टुकड़ा सेक्टरल फंड का रख सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि ये हाई रिटर्न तो दे सकता है मगर अगर नहीं चला तो काफ़ी पोर्टफोलियो पे नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। अब किस किस तरह के सेक्टर फंड हैं अवेलेबल अपने कंट्री में, तो जैसा कि मैंने पहला कहा कि बहुत ही पॉपुलर है बैंकिंग एंड फिनेंस, दूसरा है फार्मा एंड हेल्थ केयर। पर्टिकुलरली कोरोना काल में, कोविड काल में अगर आपने देखा होगा तो ये सेक्टर ने जबरदस्त रिटर्न दिए, क्योंकि सारी की सारी सबकी जीवन इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी, हेल्थ केयर और फार्मा के इर्द गिर्द घूम रही थी, यानी कि इससे रिलेटेड जो कंपनी थी वो प्रॉफिट में थी, और जब वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अधिक होगी तो उसके शेयर्स के प्राइसेस भी आगे बढ़े, जिसके कारण इसने पिछले 1 वर्षों में काफी अच्छा रिटर्न दिया। मगर क्या हमेशा ऐसा रिटर्न देगा, ये पॉसिबिलिटीज नहीं भी है कई बार। वैसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल। मीन्स जैसे कि पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी डिजिटल पर पूरी की पूरी बिजनेसेस, पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफर होती चली गई है, तो उस तरह के फंड्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, मगर हमेशा देंगे कि नहीं देंगे ये क्वेश्चन मार्क्स है। इसलिए जब भी इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें तो अपने रिस्क को अच्छी तरह से समझें। वैसे एक सेक्टर है एफएमसीजी, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। वैसे कंपनी जो रोजमर्रे के जीवन से हमारे एसोसिएटेड है, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट्स हो, चाहे नेस्ले के प्रोडक्ट्स हो, चाहे ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हम लोग हर रोज यूज करते हैं, तो उन तरह के कंपनीज में ही ये इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा सर्टेन और सेक्टर्स हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए नेचुरल रिसोर्सेस एंड न्यू एनर्जी। मीन्स कि वैसे कंपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कोल हो, इस तरह की चीज़ों, इस तरह से रिलेटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती है, तो ये एक सेक्टर हुआ। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने के लिए सेक्टर भी कह सकते हैं या थीमेटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ एक तरह की कंपनी नहीं होती है, उसमें तमाम चीज़ें होती है। मगर मैंने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट ने इसे एक सेक्टर के रूप में मानती है और गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा थर्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मगर इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये अलग प्रश्न है। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर्स है। मीन्स कि आपने तमाम सेक्टर्स जो आपने देखे हैं ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर्स में किसी भी गिवन टाइम में एक रिटर्न देने की गुंजाइश है, मगर हर समय हर सेक्टर चलेगा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हर सेक्टर्स के अलग अलग समय होते हैं और ये पहचान करना इतना आसान हर किसी के बस की बात नहीं होती है।
तो ये एक चांस लेने की बात है। तो जब भी इस तरह के तरीकों के फंड्स में आप इन्वेस्ट करने का सोचें तो निश्चित रूप से उसकी ड्यू डिलिजेंस करें, खुद उसे समझने की कोशिश करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ बैठ के उसको समझने की कोशिश करें, तभी इस तरह के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में डालें। मेरा मानना है अगर देखेंगे तो बैंकिंग, फिनेंस एंड टेक्नोलॉजी ये मदर ऑफ ऑल सेक्टर्स है, क्योंकि जितने भी कंपनीज हैं, जितने कंपनियों की रिक्वायरमेंट देखेंगे, हर कंपनियों की इनकी जरूरत पड़ती है, बैंकिंग की भी जरूरत पड़ती है और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है। तो मदर ऑफ ऑल सेक्टर्स कह सकते हैं, मगर फिर भी क्या हर समय ये रिटर्न अच्छा दे सकता है? ये पॉसिबिलिटी नहीं भी है। तो ये समझने की जरूरत है आपको, और उसके बाद इस सेक्टर्स को करें। अलग अलग एएमसीज के पास अलग बहुत तरह के फंड्स हैं। अब देखेंगे जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, बैंकिंग एंड फिनेंस तो बहुतों के पास है, फार्मा हेल्थ केयर भी बहुतों के पास है, टेक्नोलॉजी डिजिटल भी कई कंपनी के पास है, एफएमसीजी कुछ एक कंपनी के पास है, नेचुरल रिसोर्सेज शायद एक या दो कंपनी के पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुतों सारे कंपनियों के पास है, हाउसिंग शायद एक या दो कंपनी के पास है, सिमिलरली ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक भी एक या दो कंपनी के पास ही अवेलेबल है। तो यानी कि आपको जब भी इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने होंगे तो आपकी अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना होगा, तभी रिवार्ड की सोचे, क्योंकि रिस्क और रिवार्ड जो हम लोग कहते हैं ना साथ साथ चलता है। तो यानी इसमें आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो रिवार्ड भी ज्यादा मिल सकती है। तो सही समय पे सही डिसीजन लेते हुए तभी सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करें। ये जो पूरी की पूरी प्रोग्राम मैं करता हूं आपको एजुकेट करने के लिए करता हूं। कतई मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मैंने आज बताया और कल ही जाके आप इन्वेस्ट कर दें। आप अपने प्रोफाइल को समझें, अपने आप को देखें और आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल है उसके हिसाब से जाएं। करेक्ट। तो मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है हमारे चैनल को बहुत ही अच्छा मिल रहा है। प्लीज कीप वॉचिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस या इकोनॉमी से रिलेटेड चाहिए हमसे तो प्लीज बताइए, ताकि मैं आऊं और आपको वो इंफॉर्मेशन दे सकूं, वो जानकारी दे सकूं जितना मैं जानता हूं। करेक्ट। आप हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, उसको स्प्रेड करने की भी कोशिश करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें। और साथ ही साथ मैं वो डिस्क्लेमर फिर से दोहराऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हर फंड को समझ के तभी इन्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।